हाय गाइस, गुड इवनिंग। चलो हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? ऑडिट पढ़ रहे थे। याद है क्या आप लोगों को? क्या पढ़ रहे थे ऑडिट में हम लोग? चैप्टर नंबर, चलो बोलेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा था? 1। चैप्टर का नाम क्या था? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। करेक्ट है एकदम। बुक्स आपने बंद रख देनी है, दिमाग आपने खोलना है और अच्छे से क्या करना है? आपने रिवाइज करना है। आर यू गाइस रेडी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। बोल सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और irrespective of its size or legal firm, when such an examination is conducted with a view to express an opinion. Very good. उसके बाद अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े तो मुझे बताइए what are the objectives of audit? Everybody, come on, you have to be involved in the revision without seeing in the books. Come on, we can do it. So, what is the objective? क्या कहते हैं? To obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. सही जा रहे अपन? Yes sir. उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द एसेस एंड ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। आप लोग हैं इन्वॉल्व इसके अंदर? ओके, अब उसके बाद मुझे बताइए हम लोग ये रिपोर्ट किसे देंगे? यूजर्स को। तो यूजर्स कौन कौन है? एक जो हमें पैसे देंगे, एक जो हमसे पैसे लेंगे और जो हमें तकलीफ देंगे। बराबर है। सो तीन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट, इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बराबर है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लास्ट में दो कौन से है? ट्रेड यूनियन एंड इंश्योरेंस कंपनीज। और उनका यूज भी क्या है? क्या ये हम लोगों को पता है? यस सर, वेरी गुड। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि बॉस दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप बिना बुक में देखे बोल रहे हैं यस सर। देखिए आप जब, ठीक है मैं पहले रिवाइज कर लेता हूं फिर अपन बाद में बात करेंगे। मुझे बताइए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। सो कौन से पॉइंट्स हम लोग ने देख रहे हैं? अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज। द एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बराबर है। देन none of the entries should be omitted. The information should be clear and unambiguous, and amount should be properly disclosed, described and classified. Last में it should give true and fair view. Correct है एकदम? Very good. अब यहां से अगर ये सब काम करना है, that financial statement should not mislead anybody. So tell me what is the scope of audit? हमारे ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आता है? कुछ याद आता है आपको? हाँ, so बोलो it should cover all aspects relevant to financial statements. Correct है एकदम? Yes sir. अब उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, बोलो बच्चों, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए? रिलायबल एंड सफिशिएंट एंड इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। बोलो वापस एक बार, इट शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट एंड दूसरा इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। अब जरा सोच के बताओ कि एज एन ऑडिटर मुझे देखना है कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं। तो कैसे देखूंगा मैं? सो आई विल स्टडी, नहीं फर्स्ट क्या देखेंगे? आई विल check the information of what? Underlying accounting records and other source data. बराबर है क्या नहीं? Whether it is reliable and sufficient. Second point क्या कहता है? I will study and assess what? Accounting system and internal control and carry out test, enquiries and other procedures. Correct है? आप बताओ कि वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है या नहीं। वो कैसे देखूंगा मैं? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, सो आई हैव टू कीप इन माइंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। देन दी जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दी सिलेक्शन
एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसमें अपने को देखना है कि चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑन पीरियड टू पीरियड बेसिस। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो ये बातें अपने किस में आती है? स्कोप में आती है। बट कौन सी बातें अपने स्कोप में नहीं आती है? विच फॉल्स, कम ऑन, विच फॉल्स आउटसाइड द स्कोप, outside the domain of its competence, outside the domain of its competence। दो एग्जाम्पल लिख के आने उसमें, एक कौन सा? फिजिकल कंडीशन एंड दूसरा ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बोलो यस और नो? यस सर। एंड दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है? ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो तुरंत हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। मैं पूछूंगी आपसे कुछ, आप जवाब देंगे क्या? मुझे बताओ, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, जो स्पेशल पर्पस से किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन। जनरल पर्पस जिसका स्कोप नैरो है, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड इट इज क्या बोलते हैं? टू इंक्वायर इनटू एलिजिड रॉन्ग डूइंग्स, इसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेशन। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल, ये क्या है? ऑडिट। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो ये अपना डिस्टिंक्शन किसमें खत्म हो गया? ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। क्या यहां पे आपको क्लियर है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर जो है ये रीजनेबल एश्योरेंस देगा या एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा? एब्सोल्यूट नहीं देगा। आप लोग श्योर हो एकदम? क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता है? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। देयर आर व्हाट? इनबिल्ट लिमिटेशंस। तो इसके अंदर कुल मिला के अपने कितने पॉइंट्स थे? 5। बराबर है क्या नहीं? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बराबर। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने क्या बोलना है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन जजमेंट बाय मैनेजमेंट विच आर सब्जेक्टिव डिसीजंस एंड अनसर्टेनिटी। बराबर है क्या नहीं? सो इसके लिए अपन क्या कहते हैं? इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब सेकेंड पॉइंट उसके अंदर क्या कहता है? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिवाइसिंग इंटरनल कंट्रोल्स। कुछ याद आ रहा है साहब? बोलो। अरे अभी तो पढ़ के गए थे अपन, अभी तो आप घर पे भी नहीं गए, अपन वही तो पढ़ रहे ना भाई। ऐसे लग रहा ना अभी तो पढ़ रहे थे सर। रिवीजन की ये खास बात होती है ना? ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग घर जाके आए, ऐसा लग रहा है वो अभी मोमेंटम बिल्ड हो गया सर, है ना? सो मुझे बताइए, एंड डिवाइसिंग व्हाट? इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल हैज इट्स ओन लिमिटेशन। और फिर वो अपने को क्या लिखना है उसके नीचे? एग्जाम्पल। वो आप एक तो जीआरएन का और अकाउंट इन्वेंट्री का लिखेंगे या तो अपना कैश का लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब सेकेंड पॉइंट उसके बाद कौन सा है? अभी अपना नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके अंदर अपने 5 पॉइंट थे। बराबर है। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में ऑडिटर परफॉर्म्स व्हाट? द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। और वो ऑडिट प्रोसीजर्स में अब एरो याद आ रहा है, एज गॉट व्हाट? बोलो। प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। अब ऐसा आपको पढ़ना है तो अभी आपको आगे का भी याद आ जाता है। बोलो प्रैक्टिकल मतलब क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जाम्पल दो। ऑडिटर डज नॉट और कैनॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। अब उसके बाद अपन लीगल लिमिटेशन की बात करें तो 2 पॉइंट कौन से थे अपने? याद आ रहा है ना अपने को? मैनेजमेंट और मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड द, ऐसा बॉक्स में डाला था कुछ अपन ने। यस, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर कैन नॉट force the management to provide the requested information. This is an example of legal limitation. Correct है एकदम? and management में consist of कैसे लोग, वो रेड वर्ड्स अभी ध्यान में आ रहे हैं, बराबर, वो हाईलाइट हो रहे हैं। मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपलस पीपल। बराबर है कि नहीं? विच मे बी they themselves may be involved in the fraud. बराबर है कि नहीं? and they will be what? They will be concealed through what? Concealed in a very sophisticated and organized manner, which becomes very difficult for the auditor or becomes hard for the auditor to detect. Also sometimes auditor will be provided with the
fabricated documents, बराबर है, and the auditor will be misled to believe those invalid documents, but auditor is, वो नीचे एक arrow आता है, auditor is not an expert in authentication of documents, correct एकदम, and therefore he will believe those fabricated documents. And अब last point क्या है, related parties. Related parties में वो क्या हो सकता है, they may enter into a transactions only through a paper transactions, बराबर है क्या नहीं, and this is what inherent limitation the किसका nature of audit procedure. अब second point उसके अंदर क्या कहता है, सॉरी थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अभी बुक में मत देखो, इधर स्ट्रेस आने दो, बोलो क्या कहना है, नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, फिर उसमें एक लाइन लिख रहा है, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, देयरफॉर क्या लिख रहा है, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. खत्म हो गया. अब उसके बाद आपका फोर्थ फेवरेट पॉइंट वो क्या कहता है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज ऑफ रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. करेक्ट है कि नहीं एकदम, यस सर. तो उसके अंदर का पॉइंट क्या लिखने का, अभी इस टाइम पे जाने का बहुत घाई हो रहा था तो हमने ध्यान नहीं दिया, वो ईयर 1 ईयर 2 वगैरह वो मालूम है, बट आगे क्या लिखने का, अच्छा जाने की जल्दी हो रही थी. आप समझो जहां आपका फोकस, जहां कंसंट्रेशन वीक, बराबर है, वो चीजें आपको ध्यान में नहीं है, नहीं तो यहां तक बराबर ध्यान है आपको, बराबर है कि नहीं. लास्ट वाला पॉइंट आपको पता है फ्यूचर इवेंट्स, उसमें भी बस आपको इतना धुंधला धुंधला मालूम है, एडवर्स इवेंट और ऐसा वो एग्जाम्पल, उसके अंदर क्या है वो नहीं मालूम, बराबर है कि नहीं. तो ये चीजें अपने को, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि मेरी क्लास में आप समझिए आपको A to Z बहुत अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड, उसका मीनिंग, हाउ इट इज रिलेटेड विद द रियल लाइफ, मतलब नो नॉनसेंस भाई. जो पढ़ना है रियल लाइफ में और उसको एग्जाम से रिलेटेड कैसे हम लोग को स्कोर करना है, ये सब होगा, बराबर है. बट कहीं पे भी आपका ध्यान अगर चूका, बराबर, ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा, बराबर है. समझ में आएगा आप लोगों को, यस. तो अभी चलो सर कोई बात नहीं, इतना होता है कभी कभी, चलिए ये दो बातें हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम लोग देखते हैं. सिंपल, अब आपको हेडिंग तो पता है क्या लिखना है, बस वही लिखना है, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट डिक्रीजेस ओवर टाइम, इतना ध्यान में रखना है. हेडिंग से ही वो आगे कंटेंट को लिखना है अपने को, क्या लिखना है अपने को, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड ऑडिटर कैनॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर. बोलो वापस एक बार, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन decreases over time and auditor cannot verify each and every matter. Correct ekdam, yes sir. Therefore a balance has to be struck between the cost of obtaining it and the reliability of information. Clear ekdam. So वापस एक बार, the relevance of information decreases over time. बोलो वापस एक बार, the relevance of information decreases over time and therefore the balance has to be struck between the रिलायबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट. करेक्ट एकदम. एग्जाम्पल पढ़ लेंगे आप लोग अपने आप के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं. डन. ओके ओके. लास्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इवेंट्स. सो क्या कहता है, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली. आपको वो कैसे ध्यान में रखना है मैं आपको बताता हूं. फ्यूचर इवेंट्स पता है आपको, बस आगे क्या लिखना है, फ्यूचर इवेंट और कंडीशन में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली. एडवर्सली मतलब नेगेटिवली. करेक्ट है एकदम. आगे क्या लिखा है, एडवर्सली अफेक्ट मतलब क्या होगा, एडवर्स इवेंट्स. अभी आपको लिंक करने का है, तुम समझे क्या बात को, नहीं समझे.
फ्यूचर इवेंट से, इधर फ्यूचर इवेंट से स्टार्ट करने का. अफेक्ट एडवर्सली, तो एडवर्स इवेंट्स मतलब क्या है वो लिखने का. दिस इज हाउ यू हैव टू, दिस इज एन आर्ट. समझा क्या? फ्यूचर इवेंट से हेडिंग तो याद रहेगा आपको, फिर अंदर का कंटेंट क्या लिखने का सर वही नहीं मालूम, तो कैसे लिखने का? फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट दी एंटिटी. हाँ, एडवर्स इवेंट्स और कंडीशंस क्या होगा? मैं अफेक्ट दी एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस. बराबर है कि नहीं? एडवर्स इवेंट्स में अफेक्ट दी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस. खत्म हो गई बात. एंड अफेक्ट दी एबिलिटी टू कंटिन्यू मतलब क्या करना है अपने को? कंटिन्यू मतलब क्या? इट में द बिजनेस. समझ रहा है क्या आपको? वन आफ्टर दी अनदर, ऐसा वो कंटिन्यू स्टेटमेंट जोड़ते जाना है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है याद रखने का. फ्यूचर इवेंट हेडिंग मालूम है? बोलो फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस में अफेक्ट दी एंटिटी एडवर्सली. एडवर्सली मतलब क्या? एडवर्स में अफेक्ट दी एंटिटी, एडवर्स इवेंट्स में अफेक्ट दी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस. मतलब क्या? दिस द बिजनेस में cease to exist in future. अब बस ड्यू टू व्हाट? अब आपको इवेंट्स के बारे में बताना है यहां पे. ये क्या हो गया? इवेंट्स के बारे में. खत्म है ना भाई? क्या हुआ इसके अंदर? क्या कैसे उसको समझा गया आपको? कोई भी टेक्स्ट है ना ऐसा अपने को रटना नहीं होता है. दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट कि वी लर्न इन द क्लास, वी डोंट मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसा. ऐसा कुछ नहीं है. ये स्टाइल होता है कि कोई भी चीज को कैसे उसको पढ़े. अब बताओ, चलो मैजिक इधर देखो, बुक में मत देखो, देखते आपको आता है क्या? क्या लगता है आएगा क्या आपको? ट्राई करते हैं. फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली. एडवर्स इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस. मतलब द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर ड्यू टू. अब डिफाइन द इवेंट्स, मार्केट कंडीशन, प्रोडक्ट. बराबर के नहीं? तो वो आपको लिखे आना है. खत्म हो गया वो पॉइंट. अब यहां पे अगर ऐसा हो गया तो अपना ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? बराबर है. अब आगे बढ़ते हैं. मुझे बताइए दोस्तों, अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? बताइए, व्हाट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? टू एनहांस द, अरे क्या भूल गए क्या? अश्योरेंस एंगेजमेंट वेयर द प्रैक्टिशनर बराबर एक्सप्रेसेस द कंक्लूजन बराबर देयर बाय एनहांसेस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. अरे बोलो यस और नो? यस सर. अब अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स आप बता सकते हैं क्या मुझे? 5 पॉइंट है उसके अंदर. नंबर 1 3 पार्टी, नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर, नंबर 3 इवैल्यूएट अगेंस्ट द क्राइटेरिया, नंबर 4 ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, नंबर 5 रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट. कुछ याद आ रहा है आपको? अब मुझे बताओ, प्रैक्टिशनर बराबर ये क्या है? Who provides the assurance? The term practitioner is broader than the पक्का एकदम? Yes sir. उसके बाद responsible party who is responsible for preparation of subject matter and intended users to whom the assurance report is given. Correct है एकदम? Subject matter is examined by practitioner. बराबर है. Criteria is the benchmark बराबर against which the subject matter is evaluated. Obtain sufficient appropriate evidence. Sufficient मतलब quantity, appropriate मतलब quality and return assurance report. जमा गया आपको? फिर उसके बाद अपने को ऑडिट और रिव्यू के बारे में अगर बात करते हैं तो मुझे बताओ किसमें ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म होती है, किसमें कम प्रोसीजर्स होती है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किसमें होता है? दोनों में. हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस. अरे भैया क्या कर रहे हो यार? रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑडिट. मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, पक्का एकदम? यस सर. उसके बाद मुझे बताओ कि रीजनेबल अश्योरेंस गिवन ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस एंगेजमेंट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑडिट.
मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस गिवन ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू। मुझे बताओ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस गिवन ऑन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इंटरनल कंट्रोल। It is an assurance engagement. Agreed upon procedures like compilation is called as what? Related services. Under related services, dash assurance is given. Reasonable assurance, absolute assurance, moderate assurance, no assurance. समझ में आ रहा है MCQ कैसा बनेगा? तो related services में there is no assurance. Perfect है एकदम. On all the engagements, one standard is applicable, that is called as standard on quality control 1. परफेक्ट है एकदम. यस सर. और क्या चाहिए यार? हो गया ना खत्म? बराबर है. मुझे बताओ the financial statements that relates to events or condition that happened in the past time periods is known as historical financial information और financial statements. सही है ना? मतलब जितना भी कुछ पढ़ा था क्या वो याद है क्या? बोलो हाँ या ना? यस सर. सो जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर घर जाके हमने ऑडिट में क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि घर जाके क्या करना है. इफ एट ऑल अगर आप में एनर्जी बचती है और आपको पढ़ना है और थोड़ा एफर्ट डालना है, ध्यान से सुनो. एक तो आपको पता है कि हम लोग रोजाना रिवीजन करेंगे और इससे क्या आपको लगता है कि आपका फायदा होगा? क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, रिटेन करना इज अ चैलेंज. रोज उसको अगर हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे तो वो वर्डिंग्स, वो वोकैबुलरी, वो स्टेटमेंट फॉर्मेशन वो दिमाग में फिट हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग अ गुड कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट. ठीक है. क्लास खत्म होते होते भी अगर 70% चीजें भी अगर आप रिटेन कर पाते हो तो इट इज नथिंग लाइक इट, आप जीत गए. ठीक है ना. अब इसको कैसे करने का, एक बात आप ध्यान में रखने का, रोजाना हम लोग रिविजन करेंगे. अगर मैंने आज मान लो जैसे स्टार्ट किया वापस से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ये चालू किया अपन ने, तो उसमें आपको अगर वो डेफिनेशन नहीं आया बोलते, रेड कलर का पेन लेने का और उसके ऊपर आपने स्टार मार्क करने का कि ये मुझे नहीं आया. समझ में आया? घर जाके आपने बस उतना जिस पे आपने स्टार मार्क किया है ना आज, वो उसके ऊपर आपने मेहनत करनी है और आपने पढ़ लेना है उसको. बाकी जो चीजें रिवाइज करी वो तो आपको आ गई ना ऑलरेडी, तो उसको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी तो अपन ने पढ़ाई करी ना. एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं. बच्चे बोलते हैं घर पे पढ़ना है सर, दिन भर में पढ़ाई नहीं होती, फिर घर जाके पढ़ना. तुम लोग पागल हो क्या? ये क्लास में जब बैठे हो तो क्लास में क्या कर रहे हैं हम लोग? पढ़ाई कर रहे हैं ना. समझ रहा है क्या बात को? तो द स्टडीज इन द क्लास इज अ स्टडी ओनली, समझा? बट अगर घर पे कुछ करना है होमवर्क के लिए, ऑडिट के लिए, तो मैंने बोला आज जो रिवाइज किया वो नहीं आया बोलते स्टार मार्क करो. आज इनहेरेंट लिमिटेशन पूछा, नहीं आया स्टार मार्क करो. फिर कल जब वापस रिवीजन करेंगे हम लोग, आपने फोकस करना है कि वो स्टार मार्क वाले आइटम आपको आज क्लास में रिवाइज करते आ रहे हैं या नहीं आ रहे. मान लो फिर भी नहीं आया आपको, क्या करेंगे? और एक स्टार मार्क करेंगे उसके ऊपर, घर जाके वापस पढ़ेंगे उसके ऊपर, एंड इवेंचुअली जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आइटम्स के ऊपर ज्यादा स्टार है और कोई किसके ऊपर कम है या किसके ऊपर नहीं है. इससे आपको खुद को समझ में आएगा कि आपने ज्यादा फोकस कौन से एरियाज पे करना चाहिए और कहां पे आपने कम फोकस करना चाहिए. जिसके ऊपर ज्यादा स्टार होंगे आपने क्या करना है? ज्यादा ध्यान उसके ऊपर आपने देना है पीएल में. जिसके ऊपर कम स्टार होंगे वो तो तभी भी आते थे, अभी भी आएंगे. समझ में आएगा आप लोगों को? इसीलिए हर एक का जो लेवल ऑफ स्टडीज होगा वो अलग अलग होगा. सब लोग एक ही चीज, ये इंपॉर्टेंट यही पढ़ना है, वैसा नहीं होगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज द अप्रोच दैट यू शुड फॉलो व्हेन यू आर स्टडीइंग अ थियरी सब्जेक्ट. ओके. और फिर आज हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर क्या मजा आएगा ना. आज ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अपना तो. चलो फीलिंग कॉन्फिडेंट येट? थोड़ा बहुत कि नहीं? अभी ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट हो जाएगा? हाँ, ऐसे पढ़ते रहेंगे 1 से 11 चैप्टर तो सब्जेक्ट हो जाएगा, लग रहा है ऐसा? बेस्ट है. चलो पेज नंबर 1.4 पे थोड़ा बेसिक जो है वो पढ़ लेते हैं. चलो मस्ती नहीं गाइस, कम ऑन. फिर आज एक नया ना अभी नहीं बेटा, अभी नहीं. रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस एब्सोल्यूट अश्योरेंस.
कहां है दोस्तों? रीजनेबल अश्योरेंस पेज नंबर 1.4। वो छोटा सा पार्ट बचा है ना, खत्म कर लेंगे उसको। रीजनेबल अश्योरेंस इज ए डिस्टिंग्विश फ्रॉम, ओके, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, क्या भारी बोला है, इज अ कंप्लीट अश्योरेंस और गारंटी। आगे क्या लिखना है फिर? इट्स अ कंप्लीट अश्योरेंस और अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। और दूसरा तो क्या लिखा है, मजा आ जाएगा आप लोगों को तो, रीजनेबल अश्योरेंस इज नॉट ए कंप्लीट गारंटी। लो भाई, सो रिमेंबर दैट। आपको ऐसा लगेगा कि सर ऐसा एग्जाम में लिख के आ सकते हैं क्या? भाई आईसीए ने लिखा है तो आपको क्या शर्म आ रही है कि नहीं? सो रीजनेबल अश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज अ कंप्लीट गारंटी। अभी क्या लिखा है? रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल बट नॉट कंप्लीट। अरे समझ गया भाई, ठीक है, इजी है एकदम। ओके, तो ये हो गया। अभी जरा देखते कहां कहां कुछ छुट्टा छुट्टा बाकी है, पहले उसको निपटाएंगे, फिर एक भारी वाला क्वेश्चन लेंगे। ओके, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? चलिए, सो ऑडिट एंगेजमेंट, ये ऑडिट क्यों करते हैं अपन? बिकॉज इट इज, ऑडिट इज व्हाट, एन अश्योरेंस एंगेजमेंट है ना। कम ऑन एवरीबॉडी, ऑडिट एक कौन सा एंगेजमेंट है? हाँ, तो वो एंगेजमेंट में क्या होगा? वी विल एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ, सही है क्या? ये आप खुद बोल रहे कि बुक में देख के बोल रहे? खुद बोल रहे, तो फिर देख के बोलो। इट विल एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर ऑडिट, ये अगर अश्योरेंस एंगेजमेंट है तो इसमें कौन सा अश्योरेंस देते हैं? मजा आ गया, अरे समझ में आएगा आपको। सो आपको ऐसा क्या होता है ना, बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट में अपन क्या कर, ऑडिट ये कौन सा एंगेजमेंट है? अश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो इसीलिए वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि सिंस ऑडिट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो अपन क्या करने वाले हैं इस एंगेजमेंट में? क्या होता है? इट एनहांसेस द डिग्री ऑफ व्हाट, कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। और ये कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है उनको? वो रीजनेबली मिलता है, खत्म हो गई बात। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लो, इन इंडिया, ऐसा फालतू एग्जांपल लिख के आने का, मैं रोकने का नहीं अपने आप को। हाँ बेटा, समझाता हूं ना बेटा, फॉर एग्जांपल से, है ना। इन इंडिया कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। मतलब क्या होता है, ये आपको कानून बोल रहा है ना ऑडिट कराओ करके। मुझे बताओ, मेरी कंपनी है हर्षद जाजू क्लासेस या स्वप्निल पटनी क्लासेस, ये हमारी कंपनी है, हमें खुद को ऑडिट नहीं कराना है, बट कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि क्या करो, ऑडिट करो। इनकम टैक्स एक्ट में मुझे ऑडिट नहीं कराना, भले ही मेरा जो है ना टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया, प्रोफेशन के लिए 1 करोड़ का लिमिट है ना, भले ही मेरा टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया, मेरे को नहीं कराना, मेरे को ऑडिट नहीं कराना। बट कानून क्या बोलता है, क्या नहीं कराना? व्हाट नॉनसेंस, कराना पड़ेगा। सो एक्सटर्नल ऑडिटर आ रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति आके, मतलब बाहर का लॉ मुझे बोल रहा है कि यू गेट योर अकाउंट्स व्हाट ऑडिटेड, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द एक्सटर्नल ऑडिटर। समझा क्या बात को? तो सर इंटरनल नामक भी कोई चीज होती होंगी क्या? बिल्कुल, जो मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करता है और वो मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करता है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा अंदर का कामकाज ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसीलिए हम किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, बोलेंगे कि आप इसे चेक कीजिए, तो उस व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे? इंटरनल ऑडिटर। इसके बारे में, इंटरनल ऑडिटर के बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम लोग और विस्तार में, डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे कल क्लास के बाद भी बहुत सारे सवाल ऐसे पूछ रहे थे, सर ऐसा होगा तो वैसा होगा तो क्या होगा, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स वर कमिंग। तो एक चीज ये अच्छी है कि आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, बिकॉज यही क्यूरियोसिटी आपको आने वाले अगले चैप्टर्स पढ़ने में आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगी। अगर आपके दिलो दिमाग में जब क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, व्हाट इफ सर द सिचुएशंस आर लाइक दिस लाइक दैट, दैट मींस वी आर स्टडीइंग ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि जब क्यूरियोसिटी जनरेट होगी
तभी तो अगले चैप्टर्स पढ़ने का मजा क्रिएट होगा ना। नहीं तो अगर अभी क्या चल रहा तो वो आगे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं कभी। बराबर है एकदम? यस। तो एक्सटर्नल ऑडिटर, इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में चूज टू हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सच एन ऑडिट। तो 7th पॉइंट में हम लोग बेनिफिट पढ़ लेंगे, बट एक आपको समझ में आया एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? एनहांस द डिग्री ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, बराबर है, और इट प्रोवाइड्स विच अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, अभी जो है ना बेसिक पॉइंट्स हम लोग पढ़ के लेते हैं जो एकदम ही सिंपल है, तो उसमें कोई मेहनत नहीं है, एमसीक्यू के लिए पूछे जाएंगे वो कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, 2 मेन क्वेश्चन है, बराबर है, मतलब एक ही मेन क्वेश्चन है, उसमें तो बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, एंड देन उसके बाद बाकी तो सब एकदम छुट्टा छुट्टा, ऐसा कुछ भी नहीं है वो। तो अपना चैप्टर फिर क्या है, वो खत्म है। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे स्टार्ट करेंगे, फिर वो और मजा आएगा, वो तो इतना मजा आएगा ना आप लोगों को, यू विल गो क्रेजी, मतलब भारी एकदम फैन हो जाओगे एकदम ऑडिट के। अरे ये नहीं, ये पढ़ना है ना अपने को। हाँ, ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंट्री, मैं समझाता हूं पहले आपको क्या लिखा है वहां पे। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, लिखो लिखो ऐसा, मतलब हाँ पता है चल मेरे को मत सिखा, ऐसा नहीं लिखने का आपने। मैंडेटरी मतलब क्या, एंड वॉलेंटरी मतलब क्या? वॉलेंटरी मतलब क्या? एट आवर ओन विल, बाय चॉइस। वॉलेंटरी मतलब क्या लिखेंगे? बाय चॉइस, मेरी मर्जी, बाय चॉइस। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, और वॉलेंटरी मतलब बाय चॉइस। तो यहां पे आप समझिए 2 टाइप के ऑडिट होते हैं, एक बाय लॉ कराना पड़ेगा आपको, या आप खुद से आपको चाहिए तो आप करा सकते हैं, क्योंकि ऑडिट के फायदे हैं इसीलिए। जैसे अलग अलग कानून है, मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे कंपनीज एक्ट की अगर अपन बात करें तो कंपनीज एक्ट बोलता है हर एक कंपनी को ऑडिट कराना मैंडेटरी है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, साइज कैसा भी हो। एवरी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाट ऑडिटेड, कंपल्सरी। स्पेसिफाइड पर्सन्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अगर जैसे वो आप सेक्शन 44AB 44AD अगर ये सब देखोगे तो उनमें टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, अगर आप क्या करते हो, वो सीलिंग के ऊपर जाते हो। इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप प्रोफेशन, जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स प्रोफेशनल है, कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स है। तो अगर इनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो इन्हें ऑडिट कराना इनकम टैक्स के अंदर एप्लीकेबल हो जाता है। अगर ये बिजनेस करते हैं तो 2 करोड़ का लिमिट है। अरे हेलो टैक्स वाले बच्चे, हाँ कुछ तो बोलो भैया, 2 करोड़ है ना बिजनेस के लिए, PGBP। दो करोड़ है कि 1 करोड़ है या कितना है? अरे तुम लोग अभी ताजा ताजा पड़ गया है ना, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? 2 करोड़ है, नहीं मालूम आप लोगों को? क्या हुआ? 2 और 3 मतलब इधर 2 और 3। कमाल है यार। अरे मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं मैं। हेलो मैम, अर्शद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो ना। अरे मैं क्लास में हूँ मैं। ओके। हमको कंफ्यूजन है, इनकम टैक्स में ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है, प्रोफेशन के लिए और बिजनेस के लिए? ठीक है बता तू। ये बच्चों को याद ही नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, 50 लाख बोल रहे हैं, 1 करोड़ बोल रहे हैं, 2 करोड़ बोल रहे हैं, 3 करोड़ बोल रहे हैं। मैं बोला मैंने फोन अ फ्रेंड यूज करना है अब मैंने तो। यस
हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? आवाज नहीं आई मैम को, वापस एक बार बोलो। तो अभी क्या उनको टैक्स ऑडिट केस में कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाँ, मतलब हम लोग वो मैंडेटरी कब होता है, कब कराना, वो डिस्कस कर रहे थे। यस, तो मैं बताती हूँ। तो टैक्स ऑडिट जो है 3 सिचुएशन में लगता है। फर्स्ट, अगर बिजनेस का टर्नओवर 1 CR या समटाइम्स 10 करोड़ की लिमिट होती है, तो बिजनेस में इट्स आइदर 1 CR एंड समटाइम्स 10 CR की लिमिट है। ओके। एंड जो प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल्स के लिए इट इज 50 lakhs और समटाइम्स फिर वो 75 lakhs का एक आता है। एंड थर्ड सिचुएशन जो आती है वो होता है जब हम प्रिजम्पटिव के लिए ऑप्ट करते हैं और फिर नहीं लगता है प्रिजम्पटिव। ओके, तो ऐसे 3 सिचुएशंस में हमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये सेक्शन 44AB 44AD वो वही है ना, वो सब? हाँ, 44AB। हाँ, ओके। यस यस। और प्रिजम्पटिव के क्या हो गया इस बार, थोड़ा सा उनकी मतलब बच्चों का कंफ्यूजन भी होना क्यों है, क्योंकि प्रिजम्पटिव के अलग लिमिट्स है। पहले कैसे होते थे, टैक्स ऑडिट और प्रिजम्पटिव की लिमिट्स वर सेम। अभी ऐसा नहीं है कि प्रिजम्पटिव के लिमिट्स अलग हो गए और टैक्स ऑडिट के अलग हो गए। ओके। तो बिजनेस के लिए 1 CR 10 CR है, प्रोफेशनल 50 lakhs है, और अगर आप प्रिजम्पटिव नहीं ऑप्ट करते तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। परफेक्ट, धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय बोल रहे बच्चे सब। यस, बाय बाय। अच्छी चल रही है ना ऑडिट की क्लास और ऑडिट और कॉस्टिंग? क्या ओ माय गॉड वगैरह क्या कुछ कुछ बोल रहे हो? यस यस। ओके, नारे, आप नारे लगा। ठीक है मैम, चलो, यस, थैंक्स, बाय। ओके, सो एनी विच वेज द बॉटम लाइन वाज, आपको समझ में आया कि टैक्स में इफ द स्पेसिफाइड लिमिट्स आर क्रॉस्ड, एवरीबडी, इफ द स्पेसिफाइड लिमिट्स आर क्रॉस्ड, सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको बोलता है कि आपको क्या करना जरूरी है, आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। तो ऐसे करके एवरीबडी, ऐसे करके आपको मैंडेटरीली बाय लॉ आपको क्या करना जरूरी है, टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। बट कुछ कुछ लॉज आपको टैक्स ऑडिट कराने के लिए बोलते नहीं है, या कोई लॉ ही नहीं है कि आपको कोई टैक्स ऑडिट करा, कोई भी ऑडिट कराना है। जैसे एक इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, मैं अगर बिजनेस करूं नॉर्मल अपना, मैं किराना की दुकान खोल के बैठूं, कपड़े की दुकान खोलूं, या मैं कोई भी अपना पान शॉप खोल दूं, या बुक स्टोर खोलूं, कोई भी खोलूं, तो मेरे को ऐसा ऑडिट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, बराबर है, अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा पार्टनरशिप एक्ट, बोलो यस और नो। तो उसमें कहीं अपन ने ऐसा ऑडिट कराना, ऐसा कोई प्रोविजन पड़ा क्या? नहीं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बराबर, HUF के लिए भी कोई ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। ये जो भी पर्सन आते हैं वो किधर आते हैं, इनकम टैक्स। बट अदर देन दैट ऐसा कोई लॉ नहीं है जो क्या कहे कि आप ऑडिट कराए करके। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो बस ऐसी ही हम लोग को वहां पे 4 बातें पढ़नी है। आर यू रेडी? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। समझ में आएगा आपको? देयर आर एंटिटीज लाइक कंपनीज who are compulsory required to get their accounts audited under law. तो मैंडेटरी वाला एक एग्जांपल मिल गया आपको। Even non-corporate entities may be compulsory requiring to get their audit of accounts under what? Under which law? Tax law. तो क्या ये भी अपनी बात हो गई क्या? बोलो आया ना? फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एवरी पर्सन, इनकम टैक्स में पर्सन का डेफिनेशन अलग होता है। 7 लोग आते हैं उसके अंदर, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, ये सब पूरा ऐसा लिस्ट है। अरे बोलो भैया। तो पर्सन है वो, इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड इफ टर्नओवर क्रॉसेस सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर इनकम टैक्स लॉ। समझा क्या? इसीलिए जानबूझ के मैम को फोन लगाया। तो यू विल रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन कि हाँ, जब सर पढ़ा रहे थे तो सर ने मैम को फोन लगाया, मैम ने कुछ बोला था, तो ये मैंडेटरी तभी ऑडिट एप्लीकेबल होता है कंपनीज का। दिस इज हाउ वी हैव टू डिस्कस इवन द स्मॉलेस्ट थिंग। अगर हम लोग उसमें वो डिस्कशन कर ले तो हमें वो रिटेन हो जाता है। क्लियर है?
तो फर्स्ट पॉइंट में अपन ने मार्जिन में लिखना है कंपनीज एक्ट। फर्स्ट पॉइंट में अपन ने मार्जिन में लिखना है कंपनीज एक्ट, लेफ्ट साइड मार्जिन, राइट साइड मार्जिन, जहां भी जगह मिले आपको फर्स्ट पॉइंट के लिए बेटे। सेकेंड पॉइंट के लिए लिखना है अपने इनकम टैक्स एक्ट या आईटी एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे पूरा पूरा लिखना जरूरी नहीं होता है। अब इससे क्या हुआ आपको समझ में आएगा। आपको जब आप ये मैंडेटरी या वॉलेंट्री जब वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पूरा दोनों लाइन का टेक्स्ट नहीं पढ़ना। आपको वन डे बिफोर एग्जाम आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो वन डे बिफोर एग्जाम, बस मार्जिन में जो लिखा हुआ है ना आपने कंपनीज एक्ट, मार्जिन में जो लिखा है ना आपने आईटी एक्ट, आपका नजर पहले वहां जाएगा। आप देखो, अब अभी भी बुक पे देखोगे तो आपने जो लिखा है आपने पहले उस पर नजर जाएगी आपकी। तो वो जैसे ही आपने पढ़ लिया, आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा कि भाई कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है, इनकम टैक्स में फिर मैम ने बोला था कि स्पेसिफाइड लिमिट अगर क्रॉस होगी तो एप्लीकेबल होगा। समझ में आएगा आपको ऐसा। It is also possible that some entities like schools may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining grant बराबर और assistance from what government। So इधर जो है अपन यहां पे क्या करेंगे, थर्ड वाले पॉइंट में कंडीशनल ऑडिट होता है, स्टार मार्क करेंगे उसको, और यहां पे इधर अपन ने हाईलाइट कर देना है ग्रांट या असिस्टेंस। मतलब देखो, तुमको अगर सरकार से पैसे चाहिए तो सरकार को तुम्हारे पे भरोसा नहीं है कि तुम सही में, अब जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि सरकार ने मान लो एसपीसी को पैसे दिए ये कह के कि चलिए आप क्या कीजिए ना कि आप गांव गांव में जाके आप स्कूल्स खोलिए, बराबर है, इसके लिए मुझे दे दिए कि 1000 करोड़ दे दिए, बोले कम से कम 5-10 गांव में जाके आपने बड़े बड़े स्कूल्स खोलो ताकि वहां के बच्चे जो है वो पढ़ सके, बराबर है। सरकार ने ग्रांट दिया, मेरे को असिस्टेंस दिया। अभी ऐसा हो सकता है ना कि 1000 करोड़ दे दिए, मैं अपना चला गया प्राइवेट आइलैंड लेके चिल कर रहा हूं मैं, बराबर कि नहीं, हो सकता है ना ऐसा। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि जिनको अगर ये सरकारी पैसा दिया है वो वाकई में वैसा इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, ये डाउटफुल है। तो इसीलिए सरकार क्या बोलेगा, पैसे दूंगा बट विद द कंडीशन कि तुम्हारा ऑडिट भी कराएंगे, जिससे क्या होगा, ऑडिट में देखा जाएगा कि वाकई में जिस चीज के लिए आपको ये पैसा, ये ग्रांट या असिस्टेंस या एड दिया गया है, आपने उसी पर्पस के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया या नहीं। समझ में आया आपको। द फंड शुड बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच द ग्रांट और असिस्टेंस वाज गिवन। तो वो कंडीशनल आ जाता है, ऐसा समझ में आया। तो स्टार मार्क अपन बोलते हैं ना, ऐसे स्टार मतलब क्या होता है अपना, कंडीशंस अप्लाई, बराबर के नहीं। तो स्टार मार्क करके आपने दो बातें हाईलाइट कर दी, तो जब आप वो स्टार देखोगे और आपको दिखेगा असिस्टेंस और ग्रांट, तो क्या आपको ये भी क्लिक हो जाएगा कि सरकार से पैसा लेना है तो फिर सरकार बोलेगी ऑडिट करना पड़ेगा भैया, बोलो हाँ या ना, यस सर। बट फिर लास्ट में कहता है इट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, जो उसने फर्स्ट लाइन में भी बोला था। देखो ना कैसे लिखा है वर्डिंग्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगली मैंडेटरी, फिर नीचे लिखा है ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। समझा गया बात को। Many entities get their accounts audited voluntarily, that is by choice, because of what, the benefits from the process of audit, बराबर के नहीं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वॉलेंट्री भी करा लेते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है, तो फिर अपना स्टोरी बराबर से कनेक्ट होएगा। आप पूछोगे सर ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, देख बेटा इसके ऊपर अपना एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। समझ में आएगा आपको, बोलो यस और नो, यस सर। Many such concerns have their internal rules requiring audit due to advantages flowing from it. Benefits, advantages one and the same. समझा गया बात को। तो इसीलिए हम लोग क्या कराते हैं, ऑडिट कराते हैं, बराबर। तो जिनको मैंडेटरी नहीं है तो क्या वो लोग भी कराते हैं, हाँ। क्यों कराते हैं, बेनिफिट्स ऑफ, हाँ। तो अभी ये वाला जो फोर्थ जो पॉइंट है ना, क्या बोला सर ने, ये जो फोर्थ पॉइंट है, आपको पता है ऑडिट के पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये मेन पॉइंट नहीं है, ये इसको उठा के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में डालेगा और लिखेगा, एग्जैक्टली लिखेगा, ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, मेनी एंटिटीज में गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलंटरीली बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स फ्लोइंग, बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस। बच्चा क्या करेगा, उसने फर्स्ट मैंडेटरी वर्ड पढ़ा ना,
वो लिखेगा 1 2 3 वाला पॉइंट कि हाँ इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी अंडर सिचुएशन सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड द ग्रांट और असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिर बच्चा बाहर आके बोलेगा सर बहुत भारी पेपर गया। अरे एक्सपेक्ट क्या किया था तेरे से? तुझे बेनिफिट्स ऊपर वाले आंसर लिखना था, तू क्या लिख के आया? मैंडेटरी वाला। ऐसा वो क्रॉस कनेक्शन होता है। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि एग्जैक्टली आपको क्या पूछा गया है। आपको एक्सप्लेन एडवांटेजेस बोला है या एक्सप्लेन वेदर व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज वेयर ऑडिट इज मैंडेटरी, ऐसा पूछा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। समझ में आएगा आपको? बोलो यस और नो? यस, परफेक्ट। तो ये खत्म हो गया पॉइंट बच्चों। सच कंसर्न्स आर द इंटरनल रूल्स, मतलब जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम जैसे पार्टनरशिप फर्म है मान लो, तो हम पार्टनर्स जो है भाई अपने को ऑडिट एप्लीकेबल हो या ना हो, कहां रिस्क लेना है, कहां गड़बड़ होना नहीं चाहिए। अब दोनों पार्टनर्स के बीच में झगड़ा ना हो, भाई तूने चीटिंग किया मैंने चीटिंग किया, कोई डाउट ना हो। उससे अच्छा भाई एक इंडिपेंडेंट पर्सन आएगा, ऑडिट करेगा, रिपोर्ट कर लेगा, तू भी खुश मैं भी खुश, हमारा शेयर बराबर बट रहा है, सब ओके हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो ये हमारे इंटरनल मैटर्स है, इसीलिए हम कराते हैं, हमारी इच्छा है। आया बात समझ में? आगे हम लोग एडवांटेजेस अब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। क्या हम लोग दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन खत्म किया हमने? ऑडिट, मैंडेटरी और वॉलेंटरी। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? इजी लग रहा है? ओके, अभी जो दोस्तों एक मेन क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं, बराबर मजा आएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स, उसी के ऊपर हम लोग लिख देंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट और व्हाई ऑडिट इज नीडेड। बोलो आर यू रेडी गाइस? बोलना पड़ेगा आपको? यस, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑडिटेड अकाउंट्स दे प्रोवाइड व्हाट? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, मतलब अपन क्या कहते हैं कि भाई ये क्वालिटी कब कहेंगे कि अच्छा क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं ना कपड़े का क्वालिटी अच्छा है, बट इंफॉर्मेशन का क्वालिटी मतलब क्या होता है कि भाई वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, तो अच्छा क्वालिटी का इंफॉर्मेशन। तो ऑडिटर क्या करता है? सारी चीजें चेक करता है, कवर ऑल एस्पेक्ट्स रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है कि नहीं? फिर देखता है वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, और फिर वो रिपोर्ट देता है इंटेंडेड यूजर्स को। तो दिस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। समझा क्या बात को? वो बताता है कि बाबा आपके जो डेट और इक्विटी कंपनी में कितना है, तो क्या वो रिपेइंग कैपेसिटी है नहीं है, ओनर्स फंड कितना है, बोरोड फंड कितना है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हो रहा है सेल्स से, बराबर है, इनका अर्निंग्स पर शेयर कितना है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन थ्रू व्हाट दीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस इंफॉर्मेशन से क्या होता है, यूजर्स जो है ये अपना अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हैं। दैट बिकम्स द एडवांटेज। समझ में आया आपको? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। दिस हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिंस इट इज रिलायबल, मुझे बताओ दोस्तों क्या होगा? बोलो क्या होगा? इट विल गिव व्हाट? कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे रिलाइंग इज व्हाट? क्वालिटेटिव। समझा क्या? कैसा वापस घुमा घुमा के बोला? ऑडिट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन तो क्या होगा? इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर बिकॉज ऑफ व्हाट? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। समझा क्या बात को? हम बच्चे एग्जाम में अगर लिख के आना है तो अपन क्या लिख के आते हैं? वन लाइन में लिख के आते हैं, इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर एनहांसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। अपने को लेंदी करना है आंसर, तो कैसा घुमा के लिखने का? Audit provides high quality information, full stop. It gives confidence to the users that information on which they are relying is qualitative. भारी के नहीं एकदम? The information, qualitative information, information on which they are relying is qualitative. Quality information, information on which they rely is qualitative. बोलो वापस एक बार,
समझ, आपको ऐसा लगता, देखो समझाना मेरे लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं अभी। अब मेरा एफर्ट कहां है कि आपको ये एग्जाम में कैसा लंबा चौड़ा करके आंसर लिख के आना है। सजेस्टेड में दिखेगा फर्स्ट पॉइंट में उसने 3 लाइन लिखा है, आपके आंसर में उसको दिखेगा मात्र 1 लाइन लिखा है, वो आपको नंबर पूरे देगा क्या? आप खुद अगर पेपर चेकर होते तो आप खुद को मार्क्स देते क्या? ऐसा नहीं देते, क्योंकि भाई 3 लाइन और इधर 1 लाइन दिख रहा ना, मजा ही नहीं आ रहा। तो समझा क्या? क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, समझेगा? ऐसा लेट के लिखने का, ऐसा वापस से बोलो। ऑडिट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, it gives confidence to the users that the information on which they are relying is qualitative. बराबर है कि नहीं? Yes sir. And the outcome of an, and it is, क्या बोल रहा है वो? ये किसका नतीजा है ये? It is the outcome of an exercise carried out by following auditing standards recognized what? Globally. कि we will follow what? Auditing standards. अब आप मुझे बताओ, ऑडिट कर रहे तो कौन से स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं? ऐसे। और जो एसेज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनली सेम है ये, समझा क्या बात को? मतलब जो आज आप इंडिया में जो भी हम लोग आगे चैप्टर्स में एसेज पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वाइड दी स्टैंडर्ड्स आर व्हाट? सेम। तो अपन वो इंटरनेशनल स्टडिंग कर रहे हैं, समझा क्या बात को? बिकॉज ऑब्वियसली मैं जिस लेवल पे ऑडिट करूंगा, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना डिसीजन लेते हैं क्या? तो मेरे को कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए? इंडियन या इंटरनेशनल? डोमेस्टिक या ग्लोबल? तो देयरफॉर इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन नॉट ओनली टू द यूजर्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री बट ऑल्सो ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। समझ में आएगा आपको? यस। फर्स्ट पॉइंट इज इजी, समझाएगा बात को? बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? देख के बोलो, पहले समझना। देखो स्टार्टिंग से अपना माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे लर्न करना है, माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो बात है वो समझ में आई है क्या? ऑडिट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑडिट मतलब क्या है? भाई तुम समझो ना, पूरा बैकग्राउंड उसका फील लो ना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन which cover all aspects relevant to financial statements. We check that information is reliable and sufficient, whether that information is properly disclosed. ये सब काम अपन कर रहे हैं ना, बोलो आया ना? With following what standards? So इसके बाद अगर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, so this audit provides you with what? हाँ, high quality information, and this high quality information gives what? Confidence to the users that the information that they are relying on is quality, and it is the outcome of what? Standards on auditing which are followed what or applied what? Globally. समझ में आएगा आपको? ये कोई ऐसा स्टेटमेंट फॉर्मेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको सिंपल समझ लो कि भैया ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप लोग हो, इतना बढ़िया आप ऑडिट कर रहे हो साहब, आप इंडिपेंडेंटली बिना किसी के प्रेशर में या दबाव में आके आप काम कर रहे हो, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हो, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, सारी उसके अंदर की इंफॉर्मेशन देख रहे हो कि वो भरोसेमंद है या नहीं है, और फिर आप रिपोर्ट दे रहे हो। तो नो डाउट क्या होगा? ऑडिट विल प्रोवाइड विच इंफॉर्मेशन? हाई क्वालिटी। क्वालिटी मतलब अपन ने क्या बोला? रिलायबल। सो इससे क्या होगा? इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द दैट द इंफॉर्मेशन दे आर रिलाइंग ऑन इज बराबर है कि नहीं? एंड फिर आगे क्या होगा? इट इज द आउटकम ऑफ बराबर कैरिड आउट बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। परफेक्ट है एकदम। यस। अभी फर्स्ट पॉइंट समझ में आएगा आपको? आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या इनका नाम कभी हमने पढ़ा था क्या? सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था क्या हमने? कौन है ये? तो उसको एडवांटेज होगा, बताओ उसको एडवांटेज होगा, बताओ बराबर। इनका नाम कभी हमने पढ़ा था क्या? अरे पढ़ा था क्या हमने? कहां पढ़ा था? यूजर में। इनको फायदा होगा क्या? बताओ। यस सर। उसके बाद मुझे बताओ, ये लेंडर बैंकर के इनके बारे में पढ़ा था क्या हमने? इनको फायदा होगा क्या? बताओ। क्या नॉनसेंस टॉपिक, समझ में आ रहा है क्या? आप समझो, आप अगर खुले दिमाग रख के अगर पूरा सब्जेक्ट पढ़ो ना, यू विल सी लाइक कि अरे यार ये उधर यूजर में पढ़ा था, और ऑब्वियसली एडवांटेज किसको होगा? कैसा समझ में आ गया आप लोगों को? करेक्ट है कि नहीं? फायदा किसको होगा? यूजर को ही होगा, तो उनको ही ध्यान में रख के लिखना है।
नंबर 1 यूजर को क्या मिलेगा? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. हाँ, अब उससे फर्स्ट पॉइंट से लिंक क्या करने का? यूजर कौन कौन है. आर्ट समझ रहा है क्या? फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. यूजर्स कौन? शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, लेंडर, बैंकर. खत्म हो गया क्या? बोलो आया ना? कितना सही है. तो अभी इनके बारे में पढ़ना, ये 3 यूजर, तो 4 पॉइंट कितने में के? 7 में के 4 पॉइंट तो खत्म हो गए ना दोस्तों. मजा आ रहा है क्या? और समझ में भी आ रहा है क्या? इन केस ऑफ कंपनीज, शेयर होल्डर्स मे नॉट बी इन्वॉल्व इन द डेली अफेयर्स. शेयर होल्डर अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होते. पता ही होगा आपको. क्या शेयर होल्डर अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं? कौन से अफेयर में? डे टू डे अफेयर. तो जो रोज का चलता ना. मतलब जैसे आज मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर है, तो मैं ये जाके नहीं बोल सकता मुकेश भाई तुम थक गए होंगे, रहने दो, बच्चे की शादी कर ली ना अभी तुमने, तुम्हारा ध्यान नहीं, मैं संभालता हूं. ऐसा हो सकता है क्या? आई कैन नॉट. भले ही मैं मालिक हूं कंपनी का, भले ही मेरे पास एक शेयर है, मैं कंपनी का मालिक हूं, बराबर. आइनॉक्स कंपनी है, पीवीआर है, बराबर, मेरे पास शेयर है उसका. ऐसा नहीं बोलता भाई मेरा थिएटर है, चल मेरे को पिक्चर देखने दे. ऐसा झुकेगा नहीं साला. ऐसा थोड़ी हो सकता है. वो बोलेगा ऐसे लात मार के बाहर निकाल देंगे, बराबर है. तो द शेयर होल्डर्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टू द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनीज बिजनेस. क्या ये समझ में आया? अब दर्द समझने की कोशिश करो. मैं शेयर होल्डर, मेरा पैसा लगाया कंपनी के अंदर. बोलो हाँ या ना? मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया और मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, और अब वो पैसा कैसे इस्तेमाल करना उसके ऊपर मेरा कंट्रोल कुछ भी नहीं, बराबर के नहीं. और वो पैसा कौन यूज कर रहा है? मैनेजमेंट. उनके मर्जी आए वैसे वो लोग उसको यूज कर रहे हैं, बराबर. वो बोल रहे हैं इसको लोन देने का ठीक है, इधर इन्वेस्ट करने का ठीक है, भाई वो उनके मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं ना दोस्तों. मेरे को इधर ऐसा धक 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 हो रहा, बराबर है कि नहीं, कि मेरा इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा ये लोग कैसा भी इस्तेमाल करेंगे, और कंपनी का अगर सत्यानाश हो गया तो बैंड बच गया ना भाई. तो फिर चिंता मत करो. कौन आएगा? कौन आएगा? एंजल, बराबर के नहीं. वो एंजल कौन है? ऑडिटर. वो बोलेगा तुम टेंशन नको ले, मैं आता हूं, ऑडिट करता हूं, तुमको रिपोर्ट करता हूं. फायदा किसका हुआ? शेयर होल्डर का. समझ में आया आपको? सो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स. The financial statements are prepared by management, consist of directors. क्या ये हमको पता है क्या? Shareholders are the owners. They need an independent mechanism. बराबर. Shareholders need what? Independent mechanism so that the financial information is again what? Qualitative and reliable. बराबर है कि नहीं? Hence their interest is what? Safeguarded. Interest is safeguarded by an audit. Interest जो है ना वहां पे, आप वहां पे लिखो इंटरेस्ट मतलब कौन सा टेक्निकली. वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड. मतलब एग्जाम में इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड ही लिखेंगे, बट आपको तो पता होना चाहिए ना कौन सा इंटरेस्ट. तो उन्हें आर्थिक मोह है उसके अंदर. कार्तिक नहीं बेटा, आर्थिक. समझ में आया आपको? यस. तो आर्थिक मोह. तो इसका सेकेंड पॉइंट अपन क्या लिख देंगे? आपने हाईलाइट करा है किसको? शेयर होल्डर्स को. तो वो दिख रहा है आपको शेयर होल्डर, आपने जब हाईलाइट करा है तो बाकी कुछ नहीं दिख रहा ना आपको, सिर्फ फोकस किधर है अपना? शेयर होल्डर्स. और रेड में क्या हाईलाइट, अंडरलाइन जो बोल्ड में है वो क्या दिख रहा है? इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड बाय ऑडिट. अब आपको जब वो 1 डे बिफोर एग्जाम तो उतना पढ़ता ना, हाईलाइटेड पार्ट क्या पढ़ा? शेयर होल्डर. रेड वाला पार्ट क्या दिख रहा है? इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड बाय ऑडिट. अब तुम ये दोनों बातें मर्ज करके आपकी स्टोरी बना सकते हैं क्या? अब जरूरी नहीं है कि वर्डिंग सेम टू सेम हो, बट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? वो स्टोरी वैसा बनना चाहिए, उसका मीनिंग वो निकलना चाहिए. सो अपन क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनीज बिजनेस. बराबर है. सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी डायरेक्टर्स. बराबर है. The shareholders therefore need an independent mechanism that this financial information is qualitative and reliable, thereby and their interest is safeguarded. Therefore, their interest is safeguarded by an audit. अपने को पता होना चाहिए स्टोरी क्या है. समझा क्या बात को? मेन आंसर में शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड वो होना चाहिए, बट वो स्टोरी लिख के वो कंक्लूजन तक पहुंचना है.
समझ में आया आपको? इज इट डिफिकल्ट? नो। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, भूल गए? मेन पॉइंट बोलो, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, बराबर है कि नहीं? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इट गिव्स यू, मतलब उसी का, इट गिव्स यूजर्स कॉन्फिडेंस दैट दे आर रिलाइंग ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज क्वालिटेटिव एंड इट इज द आउटकम ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। अब यूजर्स कौन कौन है? शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, बैंकर एंड लेंडर। शेयर होल्डर डायरेक्ट एडवांटेज क्या ध्यान में आता है? इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड बाय एन ऑडिट। स्टोरी लिख के आओगे, आगे बढ़ते हैं, मजा ही आ गया। अब दूसरा, गवर्नमेंट, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट ऑथोरिटीज फॉर व्हाट? टैक्स लाइबिलिटीज। ये हमको मालूम है, बोलो आया ना? वही तो उनका काम है, सिर्फ हमसे पैसे लेना। सही है ना एकदम? यस सर। क्या अपना थर्ड पॉइंट भी खत्म हो चुका है क्या? थर्ड मतलब जो पढ़ रहे हो उसमें का, ठीक है ना? एंड उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिलाइड अपॉन बाय, ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिख के आओगे क्या? ऐसा लंबा लंबा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चा स्टार्ट कहां से करता है? इट इज रिलाइड बाय और इट ऑल्सो द एडवांटेजेस इज टू द लेंडर, पूरा लिख के आने का ऐसे, ठीक है ना? शर्माने का नहीं। फॉर मेकिंग देयर व्हाट? क्रेडिट डिसीजंस। क्रेडिट डिसीजन मतलब ये ऐसा अपने काय को यूज करेंगे रे, वो ऐसा कोई भी काय को यूज करेंगे? हाँ सर, पैसा देने का या नहीं देने का, इंग्लिश में लिख के आना भाई। वेदर टू लेंड और नॉट टू लेंड, टू बी और नॉट टू बी, वेदर टू लेंड और नॉट टू लेंड। डन है क्या एकदम? यस सर। तो इसी के साथ हमारे कितने पॉइंट हो गए? 4 खत्म, इजी। क्वेश्चन ही भूल गए ना बट, हाँ देखो पब्लिक देख रहा क्वेश्चन साला। इसे क्या? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज मस्ट डिस्पाइट हैविंग इनहेरेंट लिमिटेशन, व्हाई ऑडिट शुड बी कंडक्टेड। ऐसा भी भारी क्वेश्चन आ सकता भाई। बच्चा क्या पढ़ेगा? डिस्पाइट हैविंग इनहेरेंट लिमिट, मेरे को आता इनहेरेंट लिमिटेशन, मेरे को आता, मैं फर्स्ट। ऐसा नहीं होता। आपको वहां पे क्या पूछा है? इनहेरेंट लिमिटेशन होने के बावजूद आप ऑडिट क्यों कराओगे? तो क्यों कराएंगे? क्योंकि उसके बेनिफिट्स है। तो सिर्फ ऐसा बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स इतना लिख के खत्म मत करके आना, वो बेनिफिट्स को लिखना पड़ेगा। समझा क्या आपको? अरे बोलो बच्चों, यस सर। ये हुई ना बात। डिस्पाइट हैविंग इनहेरेंट लिमिटेशंस, आपकी मर्जी, मैं तो बोलते जाऊंगा। देखो मैंने तो आपको बोला कि मैं से हाथ पकड़ के आपको लिखाऊंगा नहीं, मैं बहुत चीजें बोलूंगा, मैं बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं बोलूंगा। इवेंचुअली आपको इन्वॉल्व रहना है पूरे डिस्कशन में, लिखते जाना है, समझते जाना है। नहीं तो क्या होगा? सर बोलते जा रहे हैं, आप कुछ नहीं लिखेंगे तो मजा थोड़ी आएगा ऐसे। देखो अभी भूल गए, बाद में कैसे एक्सपेक्ट करोगे याद रखने का? इसीलिए लिखते जाने का। बी एक्टिव। डिस्पाइट हैविंग इनहेरेंट लिमिटेशंस, व्हाई कंडक्टिंग ऑडिट इज मस्ट, why conducting audit is must। आंसर उसका एडवांटेजेस है। एड़ा हो गया क्या तुम? ओके क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए ना कुछ। तो हमारा 4 पॉइंट का सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस बिकॉज इट इज द आउटकम ऑफ, वो सब लिख दिया। फिर यूजर्स के बारे में लिखा, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिट डिसीजन, वेदर टू लेंड और नॉट टू लेंड। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ moral check on employees from committing frauds for the fear of being discovered by the audit। समझने की कोशिश करो, ये क्या है? मॉरल चेक मतलब, कॉन्सेप्ट को समझना, इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना एम्प्लॉइज का, वो उन्हें रोकेगा कि हम चोरी करें या ना करें उससे। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी
अगर हम लोग देखते हैं कि मान लो आप कोई भी बिजनेस ले लो, जैसे कैडबरी इंडिया, ठीक है ना, कैडबरी का इमेजिन करो, कैडबरी का गोडाउन में आप लोग, ठीक है ना, और आपको मतलब से मैंने क्या कहा, ऑडिट मतलब इट इज विजुअलाइजेशन। और यही जब आप है ना आर्टिकलशिप करोगे ना, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में आपको जाना मिलेगा, आपको उनका जब आप स्टॉक देखोगे या उनके सब ये चीजें वेरीफाई करोगे, तो यू विल बी हैविंग द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो आप जब कैडबरी का ऑडिट कर रहे हो, उनका स्टॉक का आप ऑडिट कर रहे हो, तो जस्ट इमेजिन ना, देखो उनके वो 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले चॉकलेट, 50 वाले, तो वो पूरे कैडबरी बार से पूरे उसका स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर जेम्स है, बोर्नविटा है, ओरियो बिस्किट्स है, बराबर बॉर्बन बिस्किट्स है, मतलब कितना सारा स्टॉक होगा, कितना मजा आएगा कि नहीं। अब सोचो इस स्टॉक के अंदर, अब वो जो स्टोर कीपर है, बराबर है, उसके बच्चे में पापा जाता है तो चॉकलेट लेके आओ ना। अब वो थोड़ी ना बाहर दुकान से जाके खरीद के लेके आएगा, वो तो क्या करेगा, बेटा बेटे ने मांगा ना, चल पूरा बॉक्स ही लेके जाता हूं भाई। वो क्या करेगा, पूरा बॉक्स ही लेके। और यही नहीं, बॉक्स तो छोड़ो, ये लोग बहुत शातिर होते हैं, मतलब जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स खोलते, उसमें से क्या करते, कैडबरीज निकालते, जेब में डालते, वापस से बॉक्स को सील कर देते। मालिक आता तो मालिक क्या देखता, बॉक्स है ना, सब ऐसे छुट्टे छुट्टे थोड़ी रहते, मालिक क्या देखेगा, बॉक्स है ना, बराबर, तो उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, वो तो मजे में चोरी करे जा रहा। बॉक्स भेज रहे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बराबर, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है बॉक्स खाली है, फिर अब यहां पे चोरी किसने की पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया आपको। तो अब मालिक क्या सोचता है, भाई इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, बराबर है, तो वो क्या करता है, वो स्टॉक ऑडिट करवाता है। तो क्या कराता है, वो स्टॉक ऑडिट करवाएगा, और क्या बोलेगा वो कि हम लोग सारा स्टॉक चेक करेंगे। अब सोचो वो जो एम्प्लॉय, आप कैसा, उसको एकदम ऐसा डर लग रहा है कि नहीं, कि अगर उसने स्टॉक चेक कर लिया, वो बॉक्स खोला और वो खाली मिला, तो क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, फिर उसको निकाल दिया जाएगा, इंडस्ट्री में नाम खराब हो जाएगा, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो अब जब उसको पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट होता है, बराबर है, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही उसको रोकेगा कि भाई अपन ने चोरी नहीं करना है। भले ही उसकी चोरी वो डिटेक्ट होगी या नहीं होगी, दैट्स अ लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, because audit is not an official investigation, but auditor will check the stock because it is a part of financial statement। और अगर पकड़ी गई तो फिर उसकी बैंड बज गई, बोलो यस और नो। तो इसीलिए अब वो ऑडिट होता है, इसीलिए उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको खुद को रोकता है कि अपन ने ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पकड़े गए तो अपना नाम बहुत खराब हो जाएगा, 4 लोगों में अपनी इज्जत चली जाएगी, हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, कहीं और जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि जब नए कंपनी में जाते हैं तो पूछा जाता है कि आपने पिछले कंपनी से क्यों छोड़ा या क्या हुआ, और पिछले कंपनी वाले से पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, तो हम लोग इसको रखते हैं करके, वो ऐसा, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा, वो कुछ रिकमेंडेशन लेटर ऐसा लगता है उसके अंदर, तो फिर उसको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रीवियस एम्प्लॉयर से लेना पड़ता है कि क्या इसको रखने का, क्या नहीं रखने का, और कंपलसरी होता है आज की तारीख में। तो ऐसे केस में फिर वो बोलता है, वो वही बच्चे के चॉकलेट के लिए है ना, इधर उसका प्रॉब्लम हो जाएगा लाइफ का। तो इसीलिए फिर क्या है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, ऑडिट में जरूरी है क्या डिटेक्शन होना? कम ऑन, आप विजुअलाइज कर पा रहे क्या ये सब चीजें? ये सब सोचना है। देखो जब आप ऐसे बैठे बैठे दूसरी दुनिया में चले जाते हैं ना, बराबर, जाने का इसे दुनिया में, बट बस मेरे सुन रहे हैं ना, मैं जो बोल रहा हूं ना वो इमेजिन करो बस, तो यू विल एक्चुअली वॉक थ्रू द एंटायर प्रोसेस, एंड आपको ऐसा लगेगा कि सही में आप वो काम करके आए क्या। समझा क्या बात को? और कभी कभी फिर ऐसे जो नॉन सीए दोस्त होते हैं ना, उनको ऐसे ही फिर किससे सुनाने का, तेरे को मालूम है क्या, मैं एक बार गया, तो उसको क्या मालूम तुम ऑडिट करने जाते नहीं जाते, उसको ऐसे सुनेगा, ऑडिट करने गया था मैं एक बार, ऐसा वो कैडबरी के इसमें, तेरे को मालूम है क्या, उधर पूरा कैडबरी के बक्से हमने ऐसे है ना चेक करना था, तो मैनेजमेंट मना कर रहा था हमको, नहीं बॉक्स मत खोलो सर, हमारा पैकेजिंग खराब होगा। मैंने बोला, ए तू कैसा मना कर रहा हूं, ऑडिटर है मैं। ऐसा मेरा वोट है उधर, ऐसा वो बोलते ना दोस्तों को बड़ा चढ़ा के। तो ये स्टोरीज आपने इमेजिन करने और दोस्तों में ख्याली पुलाव बना के स्टोरी बेचते रहने का उनको, समझा? मैं फिर बोल रहे ऐसा, अरे तेरे को मालूम है क्या, मेरा वोट है, मैं सीए कर रहा ना, मैं, तुम क्या कर रहे हैं, नॉनसेंस, कुछ भी नहीं कर रहे तुम लोग, मैं क्या कर रहा हूं, सीए कर रहा हूं। मैं गया वहां पे, उसको बोला बॉक्स खोल, और क्या बताऊं तेरे को, 1-2 बॉक्स खोले, हम लोग को लगा कुछ भी नहीं,
फिर मैंने देखा एक बॉक्स थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा था भाई, बराबर के नहीं, तो मेरे को डाउट आया मैं कितना होशियार तेरे को मालूम है वैसे तो। फिर मैंने बॉक्स खुलाए और खुलाया तो भाई उसमें है ना 50 पीस के जगह सिर्फ 20 पीस थे, बराबर। ऐसा वो है ना डर गया ना वो भाई, मतलब पसीना पसीना हो गया। उसके बाद तो मेरे को ऑफर किया 20 चॉकलेट सर आप लेके जाओ। स्टोरी स्टोरी बिल्डअप है ना। फिर मैं भी, अरे हम ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहते, अरे हम इंडिपेंडेंट रहते, डेफिनेशन हमारा किसी के दबाव में आने का नहीं वगैरह नहीं लिया, ऐसे उसके मुंह पे मार के आया। तो ऐसे ये किस्से होते। नाइस, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। तो फिर तुम्हारे इस बिहेवियर से वो एम्प्लॉय जो है आज से वो ऐसा डर के रहता है मेरे से। इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक। समझ में आएगा आपको? यस। सो इंग्लिश में अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे। ऐसा आपने ये किस्से जो मैं बता रहा हूं ना आपको, विजुअलाइज करो मिर्च मसाला लगा के। ऐसे ही जो नॉन सीए फ्रेंड्स है ना, सीए वालों को मत बोलना, उनको समझ जाएगा तुम बना रहे। नॉन सीए वाले को बताओ तो बहुत मजा आएगा ऐसे, बराबर के नहीं। तो ये अपने अपने बीच में रखना इसको, है ना, कि कैसा अपना ऐसा हवा बनाने का, किसी को इंप्रेस करने का। कॉलेज वॉलेज गए कभी ऐसे, अभी बीकॉम के टाइम पे तो जा ही रहे ना कुछ कुछ ऐसे, कभी ऐसा तो थोड़ा बहुत। हाँ, अरे ओके गाइस कम ऑन। द ऑडिट में एक्ट एज अ moral check, बोलो yes or no? Yes sir. From committing frauds for the fear of being discovered by an audit. यही फ्रॉड्स के बारे में फिर हम लोग लगेज कनेक्ट करते हैं किससे? 6th वाले पॉइंट से। समझ में आएगा आपको? समझ रहा मैं सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पढ़ा रहा मैं वैसा पूरा ऑडिट में नहीं पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर में सब दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, आई विल नेवर टीच। मैं चैप्टर भी नहीं पढ़ाऊंगा कभी कभी वैसे। अभी जैसे आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे तो अभी इसके बाद डायरेक्ट अपन कहां जा रहे हैं? 11th में। आपको समझ में आएगा कि ये जो जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यू विल गेट अ कंप्लीट नॉलेज ऐसा। बिकॉज देखो एवरीथिंग इज व्हाट स्टेप बाय स्टेप यू रीच द टॉप, बराबर है कि नहीं। हम लोग ये मॉड्यूल में उन्होंने स्ट्रक्चर बहुत ऐसा हैपाजार्ड, किधर भी कुछ भी कंटेंट घुसा है, बस वो चाहिए कंटेंट। बट अपना इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ द ऑडिट इज स्टार्टेड एंड हाउ इट इज एंडेड, ये अपने को सीक्वेंस में फॉलो करना है। और आज जो आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे ना, एवरी टाइम व्हेन वी कनेक्ट द नेक्स्ट स्टोरी, आपको समझ में आएगा कि हाँ बराबर ऐसे 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 चल रहा है, एंड आपको बहुत इजी लगेगा। यू विल एक्चुअली लिव द प्रोसेस, ठीक है। सो 6th वाले पॉइंट में क्या हुआ दोस्तों? एंड ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट व्हाट? फ्रॉड और एरर और बोथ। अब अपन ऑडिट करेंगे तो फ्रॉड मतलब इंटेंशनल एक्ट हो गया, बोलो आया ना। तो अपन क्या करेंगे, वो फ्रॉड को भी अपन क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे। समझा क्या बात को? ऐसे जाके बोलने का वापस से। एक बार गया था वापस, है ना, वो पेट्रोल पंप का ऑडिट था मेरे पास, बराबर है कि नहीं। तो ये लोग साले क्या कर रहे थे, वो पेट्रोल जो है ना 100 रुपए का बोला, 99.90 का भर रहा था, 10-10 पैसे चुरा रहा था वो, बराबर है। अरे वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, वहां गया था। ये क्या बेचते रहे लोग? 199, 299, 399, है ना। लेते लोगों से 400 रुपए। 399 का ये होता है, 1 रुपया वापस नहीं देते ये लोग, बराबर है कि नहीं। 1 रुपया क्या करते हैं लोग, है ना, वापस देते क्या है कस्टमर को? नहीं। आप सोचो ऐसा ये बड़ा चेन, बड़ा आउटलेट जो जिसका पैन इंडिया है, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे अगर एक दिन में अगर उन्होंने 1 लाख कस्टमर्स को अगर उन्होंने सर्व किया, उनका 1-1 रुपया नहीं दिया, तो 1 लाख इज अनअकाउंटेड इनकम ना रे भैया। क्योंकि इनकम में कितना आएगा? 399। वेयर इज दिस 1 रुपी? अनअकाउंटेड। मजा ही आ गया। जब कैश में पेमेंट होगा तो अनअकाउंटेड होगा कि नहीं, बराबर। तो ऐसा पकड़ा। फिर उसके बाद आप समझिए बात को। और एक मैं आपको फ्रॉड बताता हूं मैं आपको, जैसे कि राउंडिंग ऑफ का एक फ्रॉड हुआ था, बराबर। मतलब जब बैंक में, बोलूंगे आपको भाई, यूएस में क्या हुआ था, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स में जैसे होता है ना, अभी मान लो इंडिया का एग्जांपल में कन्वर्ट करके समझाता हूं। आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, मान लो 3000 रुपीज .255623 ऐसा कुछ तो भी है।
तो उधर के अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको राउंड डाउन करना चालू कर दिया उसने। मतलब अगर तुम्हारे अकाउंट में $4.10 5 सेंट 1 सेंट ऐसा कुछ रहेगा ना, तो सारे अकाउंट होल्डर से वो राउंड डाउन करने लग गया और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लग गया। इसके 20 पैसे, इसके 30 पैसे, उसके 50 पैसे। अब तुम ये 20 पैसा 30 पैसा के लिए आपके बैंक में 10 रुपए का पेट्रोल 50 रुपए का पेट्रोल जला के ये थोड़ी बोलने जाओगे ए भाई मेरा 20 पैसा किधर है। आप क्या सोचोगे, छोड़ दे भाई 20 पैसा तो गया 30 पैसा। अब इमेजिन करो ऐसे उस बैंक में अगर एक 5 लाख 10 लाख अकाउंट होल्डर्स भी होंगे, बराबर, 1 लाख अकाउंट होल्डर्स होंगे, बराबर है कि नहीं, तो सिर्फ उतना 10 पैसा 20 पैसा या 50 पैसा उनके एक एक अकाउंट से चुराने का, बराबर है कि नहीं। तो टोटलिटी में वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है, समझ रहे क्या बात को। तो ऐसे फिर जब आप बैंक ऑडिट कर रहे हो या आप बड़े कंपनीज का ऑडिट कर रहे हो, तो आप ये चीजें, आपका अलर्टनेस इतना भयंकर होता है कि जिससे आप क्या कर सकते हो, ये फ्रॉड्स या एरर्स आप क्या कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट, ऑडिट। समझा क्या बात को, क्लियर है एकदम। और एक सिंपल सी बात करते हैं, चलो जो आपको आती है, ये तो बहुत हाई लेवल चले गए सर आप, बराबर कि नहीं। मैं आपके लेवल पे जाके एक एग्जांपल दे दूं क्या, सिंपल सिंपल। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने आता है क्या आपको? हाँ, बनाते क्या आप लोग बैंक रिकंसिलेशन, पीबी बैल सीबी बैल, ये काय को बनाते आप अकाउंट्स में, एक क्यों बनाते आप? चलो टेल मी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपने बनाया बीआरएस, क्यों बनाते आप? एंट्रीज recorded twice, entry not recorded, check deposited directly into the bank, check received but not yet cleared, ये सब यही तो निकालते ना आप लोग इसमें। तो टेक्निकली पता है व्हाट इज बीआरएस, इट इज एन ऑडिट प्रोसीजर। बीआरएस ये अकाउंट्स में आप जरूर पढ़ते हो, बट इट इज एन ऑडिट प्रोसीजर टू डिस्कवर व्हाट, द एरर्स और फ्रॉड्स। क्योंकि आप क्या बोलते हो, भाई देख स्टेटमेंट में दिख रहा, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा, तूने एंट्री नहीं पास करी, तूने गलत किया, यू आर द ऑडिटर ओवर देयर। समझा क्या? तो बीआरएस से आप क्या ढूंढते हो, एरर्स एंड फ्रॉड्स। और बीआरएस पढ़ने के बाद अगला चैप्टर क्या पढ़ते, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिकॉज यू डिस्कवर एरर्स ओवर देयर एंड फिर क्या करते हैं आप उसको, ऐसा काम होता है। समझ में आया? तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ व्हाट, ऑडिट। एग्जाम्पल लिख के रखने का, तो बार बार नहीं बोलेगा, है ना, ओके। तो थर्ड और सिक्स्थ में क्या क्या हुआ, मॉरल चेक सो दैट एम्प्लॉइज विल नॉट कमिट व्हाट, फ्रॉड्स, एंड 6 पॉइंट में हेल्थ डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो फ्रॉड मैच हो गया क्या अपना। तो कैसे अपन ने सीक्वेंस, मैं कैसे टिक कर रहा हूं, किसको सर्कल कर रहा हूं, जरा आप फोकस करते जाओ। सर कैसे नोट्स बना रहे, मैंने आपको बोला था जैसे मेरे नोट्स होंगे ये एग्जैक्टली आपके नोट्स वैसे होने चाहिए। समझा क्या बात को, ताकि आपको घर जाके जब पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ओके ये सीक्वेंस मैंने फॉलो करना है, ये पॉइंट्स पढ़ के फिर ये दोनों को साथ में पढ़ना है। आएगा बात समझ में? यस। एंड लास्ट में, एंड ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन। एग्जिस्टेंस मतलब है क्या, और उसके बाद ऑपरेशन मतलब वो चलते हैं क्या, बराबर के नहीं। कंट्रोल्स है क्या, मतलब एग्जिस्टेंस, और अगर कंट्रोल्स है तो क्या वो कंट्रोल्स ऑपरेट करते हैं क्या, मतलब वो कंट्रोल्स चलते हैं क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा, बराबर, इन एन एंटिटी। सो आपको पता है कि हम लोग रिलायबल है या नहीं वो चेक करने के लिए डू वी स्टडी एंड असेस अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल चेक करती है, तो इसके लिए एडवांटेज हो गया कि कंट्रोल है क्या और कंट्रोल चलते हैं क्या। हिंदी में लिखा गया आपने ऊपर, कंट्रोल्स है क्या और कंट्रोल्स चलते हैं क्या, ये हम लोग देखते हैं क्या। हाँ, तो ये एडवांटेज हो गया। क्लियर है? एकदम सही, ठीक है। तो कंट्रोल्स के बारे में क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ, बेनिफिट्स। मैं क्या बोल रहा हूं, बिना बुक में देख के एक बार बोल देंगे क्या? क्या लग रहा है, नहीं हो पाएगा? ट्राई करना, टूटा फूटा 7 में के 7.5 पॉइंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 7 तो पूरे बोल दो ना, आगे एक्स्ट्रा आपको जो बोलना है आप बोल लेना। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल भी हाइपर हो के नहीं, रिलैक्स। अरे रिलैक्स,
रिलैक्स रिलैक्स. हाँ, क्वेश्चन. बेनिफिट्स ऑफ, हाँ पहला बेनिफिट क्या है? सिंपल बोलो. प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. इट गिव्स confidence to the users that the information on which they are relying is qualitative and it is the outcome of standards on auditing recognized globally. Number 1 clear. User कौन कौन? Shareholder, government and banker lender. Shareholder interest is safeguarded by audit. स्टोरी लिख के आएगा. क्या लिखेगा स्टोरी? Shareholders do not participate into day-to-day affairs. Financial statements are prepared by management. Shareholders need an independent mechanism. बराबर है क्या नहीं? To safeguard their financial interest. बराबर एकदम. Yes. उसके बाद government to determine tax liabilities. Bankers, creditors, lenders to take credit decision whether to lend or not to lend. उसके बाद बोलो ना, अभी कहां चले गए अपन? Moral check on employees from committing frauds and it helps in detection of errors and frauds and it also reviews what? Existence and operation of controls. बराबर के नहीं? Hence it is useful at pointing out what? Deficiencies. Deficiencies मतलब क्या? Shortcomings. Internal control के weakness जो होंगे वो भी हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट को बता सकते हैं. तो मैनेजमेंट का ये भी फायदा हो जाता है. डन है क्या? वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विदाउट वेस्टिंग टाइम. टेक्निकली अपन ने आके आज क्या कुछ खास पढ़ा नहीं. अपन ने क्या पढ़ा? कुछ भी तो नहीं पढ़ा अपन ने. सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो बड़ा खत्म किया अपन ने. बाकी तो टाइम पास ही कर रहे थे अपन. हाँ मत बोलो साला. ठीक है, बहुत नहीं पढ़ा अपन ने. हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर? ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सिंपल सिंपल करते हैं. इट इज अपॉइंटेड बाय. बराबर है. इन सम केसेस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट ऑथोरिटीज. बराबर है कि नहीं? इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉज. तो कौन अपॉइंट करेगा? एक तो मालिक अपॉइंट करेंगे या गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज के हिसाब से. बोलो आया ना? फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कंपनीज इट इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स. बट ये अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये कौन अपॉइंट करता है? It is appointed by Comptroller and Auditor General of India, C&AG. What is C&AG? It is a supreme audit institution of our country. ध्यान से सुनना. C&AG is the supreme audit institution of our country. अर्थात जैसे CBI is the supreme investigating agency, Supreme Court इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग एजेंसी. मतलब अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बन गया तो वो केस लॉ बन गया फिर. बराबर है, वो फाइनल. बराबर है. वैसे ही जो देश का ऑडिट करता ना, तो देश का ऑडिट कौन करता है? C&AG. बट अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी का, ध्यान से पढ़ना वर्ड, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट C&AG नहीं करेगा. उसका गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर CA ही रहेगा. बट उसका अपॉइंटमेंट जो है वो C&AG करेगा. समझा क्या बात को? तो C&AG किसका ऑडिट करता है? गवर्नमेंट का. बट गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? ऐसा ऑडिटर जो C&AG अपॉइंट करेगा. नहीं, वापस एक बार बोलूं. गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करेगा? C&AG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. किसका ऑडिट करेगा? गवर्नमेंट का. अपने को गवर्नमेंट ऑडिट भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 अपन पढ़ेंगे ना, तो गवर्नमेंट ऑडिट भी अपने को चैप्टर है. मजा आएगा कि सरकार का, देश का ऑडिट कैसे होता है. बहुत मजा आएगा आपको. अरे बहुत सीखेंगे. बट गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय C&AG. गवर्नमेंट का ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट अपॉइंटेड बाय C&AG.
ये क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आएगा आपको, तो यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। क्या? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, so it is an independent constitutional authority in case a firm who engages the auditor to audit an accounts, in such case पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म रहेगा तो कौन अपॉइंट करेगा? पार्टनर्स, बराबर के नहीं? सो देयर मे बी अ सिचुएशन इन विच द ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद सम लॉ, जैसे एन ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड अंडर टैक्स लॉस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो ऐसे कोई भी अपॉइंट कर सकता है। ओके, टू हुम द ऑडिटर रिपोर्ट्स, टू द पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट। पूरा पढ़ लो वो 10th वाला पॉइंट। ओके, पढ़ लिया क्या आपने? ठीक है। ओके, थोड़ा एमसीक्यू के लिए बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, टाइम पास। और बाकी जो है मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, या रोज एक एक पॉइंट पढ़ेंगे इसमें का। ऑडिट एंड डिसिप्लिन विथ ऑडिटिंग एंड हाउ इट इज रिलेटेड विथ व्हाट अदर डिसिप्लिन। तो रोज हम लोग इसके बारे में एक एक, आपको उसके लिए नोट्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक ही पॉइंट पढ़ूंगा मैं, फिर एक ही पॉइंट पढ़ूंगा, ऐसा। हाउ ऑडिट इज रिलेटेड विथ व्हाट अदर डिसिप्लिन, एक साथ सब पढ़ा दूंगा तो कंफ्यूजन रहेगा, रोज एक एक पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। जैसे आज का पहला पॉइंट, ऑडिट एंड अकाउंट्स, डू यू थिंक इट इज रिलेटेड? मैं ऑडिट किस पे करता हूं? फाइनेंशियल। जस्ट टेल मी, इफ आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैन आई ऑडिट दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मेरे को अकाउंटिंग कैसे करते वो नहीं मालूम, बट मैं अकाउंटिंग चेक कर सकता हूं क्या? फिर नहीं। सो इफ आई हैव टू बिकम अ गुड ऑडिटर, I need to be good in accounts. समझा क्या बात को? Auditing reviews the financial statements, which are nothing but, बोलो, a result of overall accounting process. तो आज के लिए एक पॉइंट, क्या ऑडिट और अकाउंट्स रिलेटेड है? यस। अभी ऊपर का जो है ये एक ओरिजिन वाला पॉइंट जो है ये पढ़ लेते हैं, कि जिससे एमसीक्यूज के लिए अपने को काम में आ जाएगा। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? ज्यादा हो गया आज के लिए? हाँ, अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है। सही में आपको ऐसा लग रहा है कि अपन ने कुछ बहुत पढ़ा? अपन ने, मेरे को तो ऐसा लग रहा है अपन टाइम पास ही कर रहे हैं, अपन कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने। आई फील अपन ने बस रिवीजन किया अभी, है ना, और कुछ नहीं पढ़ा। देन स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस। चलो मैं आपको, हाँ पढ़ा रहा हूं, सुनो। मैं आपको एक पहले के जमाने में, आपको पता है जो मालिक होते थे ना, ऐसे वो पेड़ी या ऐसा होता था, पता है? पहले हिसाब किताब लिखते थे, तो हाँ मुनीम जी, तो हिसाब किताब लिखते थे ऐसे पूरा। और क्या होता था, जो मालिक रहता था वो चिल करता था, मुनीम जी जो रहते थे पूरा अकाउंटिंग वगैरह करते थे। थोड़ा सुनो बात को। तो आपने कभी, आपके अगर दादाजी को कभी अगर आप मिले होंगे, या वो कैसे काम करते हैं वो आपने देखा होगा, द वे द ऑपरेटिंग स्टाइल इज, ऐसा। तो काफी आपके बचपन में, मतलब
बचपन में अगर आपने आपके दादाजी को देखा होगा काम करते हुए, तो उनको एक बहुत आदत रहती है कि आज, या आपके पापा को भी पूछते होंगे, या ऐसे जो घर के जो अगर काम करते होंगे ना कुछ ऐसे, तो उनकी एक आदत होती है कि आज क्या क्या हुआ, आज क्या क्या काम किया, ये ऐसे एम्प्लॉयज को पूछते थे वो ऐसे। कि अगर मतलब पुराने जमाने में जैसे मालिक रहते थे ना, नौकर काम करते थे सब कुछ, और दिन भर में क्या क्या हुआ, क्या माल खरीदी किया, क्या बेचा, किससे कितने पैसे आए, किसको कितना पैसा दिया, तो ये पूरा रिपोर्ट जो है ना, ये उन एम्प्लॉयज से वो क्या करते थे, वो सुनते थे वो आज क्या क्या किया, बराबर है। फिर बोलते थे अच्छा सुन लिया, ओके हाँ, तो वो दे यूज्ड टू रिमेंबर, बिकॉज दैट टाइम द साइज ऑफ द बिजनेस वाज व्हाट वेरी स्मॉल। तो उन्होंने इतना सुन लिया, सेठ जी आज इससे इतने पैसे आए, आज उसको इतने पैसे दिए, आज इतने का माल खरीदा, ये वो माल उधारी पे है, आज ये जो नौकर है इनको आज का तनख्वाह इतनी दे दी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मालिक सिर्फ सुनता था, और चिट्ठी तो होती ही थी, सुन लिया, काम खत्म हो गया। बट धीरे 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 क्या हो गया, द स्केल ऑफ बिजनेस इज इंक्रीज्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बिजनेसेस, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आ गए। तो समझते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो अपने कंपनीज है वो, तो ओनर और मैनेजर ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए, और इसलिए अब ऑडिट का रोल और बढ़ गया। बट ऑडिट ये वर्ड जो ओरिजिन हुआ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज ओडायर, दैट मीन्स टू व्हाट, हियर। कि पहले के जमाने में अकाउंट्स जो है सुने जाते थे, अब क्या करना है, वो एग्जामिन करते हैं। तो इसीलिए जो वर्ड ऑडायर है उससे ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ एंड कॉल्ड एज व्हाट, ऑडिट। सो ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडायर। ये क्यों पढ़ना है, देखो ये कोई भारी चीज नहीं है, बट ये एमसीक्यू में पूछेंगे आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। ये आपको किसके लिए पढ़ना है, ये एमसीक्यू के लिए, कि द लैटिन वर्ड ओडायर मीन्स टू हियर। इन मेडिवल टाइम्स ऑडिटर्स यूज्ड टू हियर the accounts read out to them to check that employees were not careless and negligent. Then industrial revolution in Europe led to astronomical मतलब एकदम extravagant, मतलब बहुत ज्यादा, astronomical मतलब ऐसा बहुत ज्यादा, ऐसे massive, बराबर, expansion in the volume of trade and consequently demand for auditors। समझ में आएगा आपको फर्स्ट? तो बेसिक अपने को उसके अंदर जो पॉइंट जो है वो क्या लिखना है अपने को, कि ऑडिट ये वर्ड लैटिन से ओरिजिनेट होके आया है, वो वर्ड है ऑडायर, जिसका मतलब है टू हियर। समझ में आएगा आपको, सिंपल। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, बराबर, तो उसमें क्या हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनीज केम इनटू पिक्चर। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो अपने कंपनीज होती है जिसमें शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए ऑडिट की नीड क्या हो गई, फिर बढ़ गई। क्लियर है? इंडिया में आते हैं और अपने एंशिएंट टाइम्स में भी, बराबर के नहीं, ऑडिट का जिक्र हुआ है। द रेफरेंस इज फाउंड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र इन द 4th century BC। यह भी आपको ध्यान में रखने का है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ऑडिट के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंस है, इवन इन इंडियन क्या बोलते हैं उसको, बुक्स, बराबर है, देयर इज व्हाट, रेफरेंस ऑफ ऑडिट। सो कौन सी किताब में वो रेफरेंस है इंडिया में, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, द 4th century BC। इट टॉक्स अबाउट फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर, जो अपन बोलते हैं ना अप्रैल टू मार्च, द क्लोजर ऑफ द अकाउंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग। It existed even in those times. Even the references are in this work is monumental work to misstatements in the financial statements due to abuse of power. अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाने का और स्कैम करने के, एम्प्लॉयज को लूटने का या ऐसा, तो वो उसमें रेफरेंसेस भी है कि लोग ऐसा उस समय पे भी गलत काम करते थे। बॉटम लाइन अपने को क्या करना है, सिर्फ इतना समझना है कि एंशिएंट इंडियन बुक्स में भी ऑडिट का रेफरेंस है। समझ में आया आपको? यस। उसके बाद कमिंग टू द मोर रिसेंट हिस्ट्री, द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया was appointed in British India. The first C&AG Auditor General was appointed in British India in the year 1860, having both accounting and auditing functions. तो ये वापस से क्या है अपने लिए,
एक एमसीक्यू का फिगर, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है 1860 बराबर फर्स्ट CNDG अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया. Later the office of Auditor General was given statutory recognition. Presently CNDG is an independent constitutional authority responsible for auditing government receipts and expenditure. जो हमने already discuss कर लिया कि CNDG conducts the audit of what? Government. इधर से अपने को MCQ क्या पिक करने का है कि 1860 में फर्स्ट ऑडिटर जनरल वॉज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया. क्लियर है एकदम? यस. तो तीन चीजें जो है आपको समझ में आई क्या? तो एक क्या है? कौटिल्यज अर्थशास्त्र 4th सेंचुरी BC. 1860 में ब्रिटिश इंडिया में ऑडिटर जनरल वॉज अपॉइंटेड. ऑडायर इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू हियर, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑडिट. लास्ट में अपनी मदर बॉडी ICAI वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब मालूम है आपको? ना डेट मालूम है? 1st July 1949. दैट इज वाई इट इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट? CA डे. समझा बात को? यस. सो इट इज अंडर एन एक्ट इन 1949 रिलेटिंग टू द प्रोफेशन ऑफ व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन दिस कंट्री. सो ये भी आपको कभी इंस्टीट्यूट ने पूछा कि बच्चों को चलो मालूम है क्या कि अपना CA डे कब है, व्हेन द इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड. तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि इट इज ऑन 1st July 1949. करेक्ट है एकदम? यस. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आप समझ रहे है ना, ब्रेक तो ठीक है, अपना चैप्टर जो है वो क्या हो गया? एक वो बीच में क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर वगैरह है, वो पहले SQC पढ़ेंगे, फिर एक आ जाएंगे इधर. मैंने आपको जैसे बोला था कल, जैसे अपना टाइम जो है ना वो अगर आप फॉलो करोगे, मैंने कल क्या बोला था? क्या बोला था मैंने कल? फर्स्ट हाफ में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आफ्टर ब्रेक वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 11. बोला था कि नहीं? जैसा चल रहा है ऐसा फॉलो करते जाओगे ना, कुछ भी बर्डनसम नहीं लगेगा. तो क्या यहां पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर को टिक कर सकते हैं क्या? मजा आएगा. 11 चैप्टर में का एक चैप्टर दोस्तों हमारा खत्म हो चुका है. राइट? यस सर. वेरी गुड सर. इसका समरी बनाएंगे ना, मतलब क्या समरी बनाना है इसमें? सब तो चार्ट बना दिए जिसकी जरूरत थी, बाकी जो है वो किताब से पढ़ना पड़ेगा. कौन सा चार्ट बाकी है? स्कोप ऑफ ऑडिट. स्कोप ऑफ ऑडिट ये वाला लिखा क्या? नहीं लिखा? नहीं लिखा? कोई बात नहीं, ब्रेक से आने के बाद फिर हम लोग लिख लेंगे. 6-10 को शार्प स्टार्ट करेंगे. नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिस करना मत. ओके